हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रामगोपाल त्यागी है। मैं आपका एजुकेशन इनसाइट्स चैनल पर स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, मैंने सुना है काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी एक रटने वाली विषय होती है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरा जो मानना है कि बायोलॉजी रटने वाली विषय नहीं है, समझने वाली विषय होती है। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझ के चलते हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं आती है। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे आते हैं, यानी आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं तो हमारे साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से जुड़े रहें और कोई भी क्लास मिस ना करें। 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि आप रेगुलर क्लास लें, यानी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ जो भी मिल जाएंगी, और आप वीडियोस देखते रहें, एक भी वीडियो मिस ना करें जिससे आपका नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बायोलॉजी में किस तरीके से पढ़ाई करनी है आपको। तो जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी में 2 पोर्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है बॉटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी 2 पोर्शन है, आप भी जानते हो। बॉटनी यानी पादपों के बारे में, ठीक है, इसे हम पादप विज्ञान कहते हैं। और जूलॉजी होती है जंतु विज्ञान। ठीक है, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो इसमें हमें दोनों को पढ़ना है कंबाइंड रूप से बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये आप भी जानते हैं कि जूलॉजी को हम पहले पढ़ें। जूलॉजी को यदि हम पहले पढ़ें, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग पहले अपने बारे में जानोगे, हमारे शरीर में क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या है, कौन सा अंग क्या कार्य करता है, कौन से हार्मोन निकालता है, क्या हमारे शरीर में कौन से एंजाइम क्या कार्य करते हैं, क्या पाया जाता है, तो ये सारी चीज आप जान जाओगे तो उसके बाद आप अच्छे तरीके से पादपों के बारे में जान पाओगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब पहले जूलॉजी को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, उसके बाद में फिर बॉटनी को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, यानी जूलॉजी अच्छी समझ में आएगी तो उसके बाद में आपको बॉटनी भी अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, और सबसे आसान यानी सिंपल बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको स्टडी कैसे करनी है। जैसे मैंने आज आपकी क्लास ली, उसको आपने कवर किया, नोट्स पढ़े, उसके बाद में सेकंड क्लास होगी, उसको कवर करो, नोट्स पढ़ो, थर्ड क्लास होगी यानी पूरा चैप्टर हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम आगे चैप्टर पर पहुंचते हैं, पीछे का चैप्टर भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, संडे टू संडे रिवीजन करते हुए जाना है। पीछे का जो पढ़ा दिया है उसका प्रॉपर पूरे तरीके से रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि जैसे 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, पहला चैप्टर था वो पहले 100% याद था, फिर 70 रह गया, फिर 50 रह गया, पता चला 30 रह गया, और बायोलॉजी कंप्लीट होते होते पीछे से बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, यानी रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिवीजन करते हुए जाना है और कुछ नहीं है। हम जो पढ़ाएंगे उसको पढ़िए, अच्छे तरीके से लर्न करिए, तैयार करिए, और संडे टू संडे उसका पूरे का रिवीजन करते हुए जाना है। 2 चैप्टर हो गए तो 2 का रिवीजन करें, 3 हो गए 3 का रिवीजन करें, 4 हो गए 4 का रिवीजन करें। ठीक है, आपके मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, आप मार्क्स से पीछे नहीं भागोगे, आपके पीछे मार्क्स भागेंगे। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी में बात करेंगे हम फिजियोलॉजी की। ठीक है, फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, फिजियोलॉजी में यूनिट है, जैसे फर्स्ट यूनिट है फिजियोलॉजी, फिर सेकंड फिजियोलॉजी है, तो अलग अलग पहले फर्स्ट फिजियोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद में सेकंड फिजियोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने हुए जा रहे हैं मॉड्यूल फर्स्ट। ठीक है, आपका जो मॉड्यूल फर्स्ट है और चैप्टर नंबर है
24, ठीक है। मॉड्यूल फर्स्ट का चैप्टर नंबर 24 है जिसकी हम आज बात करेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये चैप्टर हमने स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले आप अपने शरीर में क्या पाया जाता है उसके बारे में पढ़ोगे। ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है, ब्लड में कैसे डिसॉल्व होती है, हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, ये सारी चीजें पढ़ लोगे। उसके बाद में फिर आपको श्वसन क्रिया कैसे करते हैं ये पढ़ाया जाएगा, डाइजेशन पढ़ाया जाएगा किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम आपको बारी बारी से पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताऊं मैं आपको कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, परिसंचरण तंत्र की हमें आवश्यकता क्यों होती है, परिसंचरण तंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए, कुछ जीव होते हैं एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है, एक स्तरीय जीव होते हैं, कुछ होते हैं द्विस्तरीय, ठीक है। एक कोशिकीय जीव, एक स्तरीय, द्विस्तरीय जीव हैं जो छोटे जीव है यानी जटिल जीव नहीं है। इन जीवों में पोषक पदार्थ, ठीक है, इन जीवों में पोषक पदार्थ माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। यानी पोषक पदार्थ जो होते हैं वो ये जीव माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं और इनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को कहां पर छोड़ दिया जाता है? माध्यम में, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जीव एक कोशिकीय है, एक स्तरीय जीव है, द्विस्तरीय जीव है, यानी कहने का मतलब जटिल जीव नहीं है, उन जीवों में परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैंने आपको बताया कि बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव हैं, छोटे जीव हैं, तो उनमें पोषक पदार्थों को माध्यम से ग्रहण किया जाता है और उत्सर्जी पदार्थों को माध्यम में ही स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों की। बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, ये जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इन जीवों में क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में जटिल तंत्र पाया जाता है, ठीक है। यानी इन जीवों की सभी कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती? वातावरण के संपर्क में, ठीक है। यानी जटिल जीव है, जो जटिल जीव होते हैं उनमें उनके शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं आ सकती हैं, इसलिए वो वातावरण से पोषक पदार्थ ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ऐसे जीवों को जटिल तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है। परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है इन्हें। अब परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि परिसंचरण तंत्र के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, जैसे आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठीक है। ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज भी चाहिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब
गैस में आपकी ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, पोषक पदार्थ, ठीक है, इन पदार्थों को कहां पहुंचाया जाएगा? सभी कोशिकाओं तक, शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब शरीर की सभी कोशिकाओं तक पोषक पदार्थों को पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? परिसंचरण तंत्र की, क्योंकि गैस, पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज ये हमारे रक्त में घुल करके हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, हमारे शरीर में बनते हैं उत्सर्जी उत्पाद, यानी उत्सर्जी उत्पाद हैं या उत्सर्जी पदार्थ हैं। इन उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर से कहां लाया जाएगा? बाहर। और बाहर लाने के लिए भी किसकी आवश्यकता है? परिसंचरण तंत्र की, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोशिकाओं में बनने वाले उत्सर्जी उत्पाद रक्त के द्वारा बाहर लाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं आपको। कुछ जीव जैसे एक कोशिकीय, एक स्तरीय, द्विस्तरीय जीवों में पोषक पदार्थों को माध्यम से ग्रहण किया जाता है तथा उत्सर्जी पदार्थों को माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन जीवों को परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में हम बहुकोशिकीय जटिल जीवों की बात करें। उनमें जटिल जीवों में सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं आ पाती है। जैसे एग्जांपल ले लें हम मनुष्य का, तो मनुष्य के शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं है। त्वचा है, बाहरी जो बाहरी जैसे त्वचा का भाग है वो तो संपर्क में है, लेकिन जो अंदर का भाग है, आहार नाल है, यकृत है, अग्नाशय है, बहुत सारे अंग है, वो वातावरण के संपर्क में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जटिल तंत्र की आवश्यकता होती है जो परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है? परिसंचरण तंत्र होता क्या है ये देखिए। तो परिसंचरण तंत्र यानी ऐसा तंत्र जिसके द्वारा गैस एवं पोषक पदार्थों को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है तथा उत्सर्जी पदार्थों को वहां से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार के तंत्र को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। यानी गैसीय पदार्थों को, पोषक पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा और उत्सर्जी पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। इसलिए हमें परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार, यानी परिसंचरण तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र के प्रकार। देखिए परिसंचरण तंत्र है वो कितने प्रकार का है। आपको पता है कि सभी जीवों में जिनमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उनमें भी परिसंचरण तंत्र समान नहीं होता। इसलिए परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। यानी परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। पहला खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करें कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, खुला और बंद, इनको आप देख लें अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद क्या होता है। देखिए ये ऐसा परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। यानी रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है। अब रक्त वाहिका नहीं पाई जाएंगी तो रक्त कहां से निकलेगा? ऊतकों एवं अंगों के माध्यम से।
और कोशिकाओं के माध्यम से। ठीक है, तो जो रक्त है वो ऊतकों और कोशिकाओं के माध्यम से गुजरेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि ये अंग ब्लड में या रक्त में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, अब इधर हम बात करें बंद परिसंचरण तंत्र। बंद का मतलब है इसमें रक्त वाहिका पाई जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट, यानी रक्त वाहिका पाई जाती है, और रक्त वाहिका पाई जाएगी तो रक्त कहां से गुजरेगा? रक्त वाहिकाओं से होकर। रक्त कहां से गुजरेगा? रक्त वाहिका से। ठीक है, तो यानी रक्त है वो रक्त वाहिका से होकर के जाएगा। तो देखिए यहां पर बहुत ही सिंपल है, खुला परिसंचरण तंत्र यानी इसमें रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है तथा जीव के ऊतक अंग कोशिकाएं ब्लड में यानी रक्त में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। इसकी परिभाषा बोले, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाओं से होकर नहीं गुजरता है तथा इसमें ऊतक एवं कोशिकाएं रक्त में डूबे हुए रहते हैं, इसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अकशेरुकी जीवों में, ठीक है, अकशेरुकी जीव जो होते हैं जैसे मोलस्का, ठीक है, इनमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करें बंद परिसंचरण तंत्र है, ये क्या है? यानी ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाओं से होकर गुजरता है। रक्त किससे गुजरेगा? रक्त वाहिकाओं से होकर के। ठीक है, उसे हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कशेरुकी जीवों में, ठीक है, कशेरुकी जीवों में पाया जाता है कौन सा? बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब कशेरुकी जीवों में कौन आता है? हम भी आते हैं, मनुष्य है, गाय भैंस बकरी ऊंट भेड़ घोड़ा, ये सब किसमें आते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो आपको यहां पर पता चल गया कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और किसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे रक्त के बारे में। परिसंचरण तंत्र की बात हुई, अब बात करने आ रहे हैं हम रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है? देखिए, रक्त क्या है? ब्लड। देखिए, रक्त के बारे में जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रक्त एक प्रकार का होता है तरल संयोजी ऊतक। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल क्यों होता है? क्योंकि प्लाज्मा में तंतु नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी प्लाज्मा हैज फाइबर फ्री मैट्रिक्स, प्लाज्मा में तंतु नहीं होते हैं, इसलिए रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, रक्त यानी प्लाज्मा में तंतु नहीं होते। अब हम बात करें स्वस्थ मनुष्य में। स्वस्थ मनुष्य में रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, यानी स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना पाया जाता है? एवरेज 5 से 6 लीटर रक्त होता है। चाहे वो कितना भी हष्ट पुष्ट हो, मोटा हो, ऐसा नहीं है आपको लग रहा हो कि दुबला पतला व्यक्ति है इसमें तो ब्लड कम होगा, और एक बहुत ज्यादा मोटा व्यक्ति है 150 किलो का 200 किलो का तो उसमें तो रक्त बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। स्वस्थ मनुष्य हो, चाहे वो पतला दुबला पतला हो, चाहे बहुत मोटा हो, उसमें रक्त होता है केवल 5 से 6 लीटर। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है एनीमिया हो गया, पता चला कि पहले से ही उसमें ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, रक्त बन ही नहीं रहा है, तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अब हम बात कर रहे हैं रक्त के बनने की क्रिया। ठीक है, यानी रक्त बनने की क्रिया क्या कहलाती है?
रक्त बनने की क्रिया कहलाती है हीमोटोपोइसिस। हीमोटोपोइसिस, ठीक है। रक्त बनने की क्रिया हीमोटोपोइसिस कहलाती है। ये हमारे शरीर में हाथ पैर की जो लंबी अस्थियां होती हैं, लंबी अस्थियों के सिरों पर पाई जाती है। क्या? ट्रेविक्यूली, ट्रेविक्यूली, ठीक है। लंबी अस्थियों के सिरों पर क्या पाई जाती है? ट्रेविक्यूली पाई जाती है। और इस ट्रेविक्यूली में पाई जाती है लाल अस्थि मज्जा। क्या पाई जाती है? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। इसमें निर्माण होता है रक्त का। इसमें क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो रक्त बनने की क्रिया है उसको हीमोटोपोइसिस कहते हैं। ये हमारे शरीर में हाथ पैर की लंबी अस्थियों के सिरों पर, जो लंबी अस्थि है, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, इसका जो सिरा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो दोनों सिरों पर रक्त का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि इनके सिरों पर ट्रेविक्यूली पाई जाती है और इस ट्रेविक्यूली में लाल अस्थि मज्जा भरी रहती है, रेड बोन मैरो, ठीक है। और इस लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है किसका? रक्त का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि बीच में क्यों नहीं होता, सिरों पर ही क्यों होता है? क्योंकि सिरों पर लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है, बीच में यहाँ का जो पार्ट है इस पर लाल अस्थि मज्जा नहीं होती है। यहाँ पर होती है पीली अस्थि मज्जा। रेड बोन मैरो की जगह पर क्या पाई जाती है? येलो बोन मैरो। पीली अस्थि मज्जा होती है और पीली अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर जमाव हो जाता है किसका? फैट का, यानी यहाँ वसा का जमाव हो जाता है, वसा का जमाव हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो हाथ है, पैर है, यहाँ की अपेक्षा, दोनों जॉइंटों की अपेक्षा बीच में बहुत मोटा होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो आप दबाओगे ये क्या है? फैट है, फैट का जमाव हो गया है, ज्यादा मोटे हो जाते हैं, तो यहाँ पर रक्त का निर्माण नहीं होता है क्योंकि यहाँ वसा का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो एक डायग्राम देख लेते हैं छोटा सा। ये आपका कोई भी एक लंबी अस्थि ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये है लंबी अस्थि। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर, ये यहाँ भरा हुआ है क्या? ये लाल अस्थि मज्जा भरी हुई है, ठीक है। क्या भरा हुआ है यहाँ पर? रेड बोन मैरो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये है ट्रेविक्यूली। क्या ये? ट्रेविक्यूली, ये तो है ट्रेविक्यूली। और इसके अंदर जो भरा हुआ है ये क्या है? लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। इस लाल अस्थि मज्जा में ही निर्माण होता है रक्त का। और हम बात करें जो बीच का भाग है, इसमें क्या होता है? ये जो भाग है बीच का, ठीक है, इसमें ये पीली अस्थि मज्जा भरी रहती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ जमाव हो जाता है फैट का, वसा जम जाती है, वसा का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि जो हड्डी होती है, हमारे हाथ पैर की लंबी अस्थियां हैं, उनमें ट्रेविक्यूली कहां पर पाई जाती है? ऊपर नीचे, ठीक है। इन स्थानों पर जो ट्रेविक्यूली होती है और वहां पर जाकर के जमाव हो जाता है किसका? ट्रेविक्यूली है, इनमें लाल अस्थि मज्जा का, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा है, यही निर्माण करती है किसका? ब्लड का, ठीक है। इसमें ब्लड का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर ब्लड का निर्माण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जमाव किसका हो जाता है? फैट का, वसा का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं रक्त का अध्ययन। क्या कर रहे हैं हम? रक्त का अध्ययन। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहेंगे? हीमोटोलॉजी। क्या कहेंगे? हीमोटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमोटोलॉजी कहलाता है। और रक्त बनने की क्रिया क्या कहलाती है? हीमोटोपोइसिस। कहां होती है? हाथ पैर की लंबी अस्थियों के सिरों पर
ट्रेविक्यूली में क्या पाया जाता है? लाल अस्थि मज्जा। क्या बनता है? रक्त। ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है वयस्क में? 5 से 6 लीटर। ठीक है, और रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। एक प्रकार का रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और इसके बाद में हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे रक्त के संगठन की, यानी रक्त में क्या क्या पाया जाता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी रक्त का संगठन, रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो देखिए रक्त में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर रक्त के 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है संगठित पदार्थ। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है संगठित पदार्थ। रक्त में 55% पाया जाता है प्लाज्मा और 45% पाया जाता है संगठित पदार्थ। 55 और 45 कितने हो गए? 100%। इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इतना गणित तो समझते ही है। ठीक है, यानी 100%। तो प्लाज्मा है 55% और संगठित पदार्थ 45%। अब देखिए प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है वो यहां देखें। प्लाज्मा के हमने 2 भाग कर दिए। ठीक है, तो यहां पर जल पाया जाता है और दूसरा है अन्य घुले हुए पदार्थ, अन्य घुले हुए पदार्थ। ठीक है, तो यानी प्लाज्मा में क्या क्या है? जल है, कितना है? 90 से 92%। अन्य घुले हुए पदार्थ कितने हैं? 8 से 10%। ठीक है, अन्य घुले हुए पदार्थों में क्या होता है? जल में क्या होता है? जल में तो जल ही होता है भाई, H2O। ठीक है, तो अन्य घुले हुए पदार्थ में क्या है? ये देखिए अन्य घुले हुए पदार्थ भी 2 प्रकार के हैं। अन्य घुले हुए पदार्थों में सबसे पहले इनको डिवाइड कर देते हैं 2 भागों में। कार्बनिक, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कार्बनिक पदार्थ और दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ 2 प्रकार के पदार्थ हैं, अन्य जो घुले हुए पदार्थ हैं। अब कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम बात करें प्रोटीन। प्रोटीन होती है 7 से 8%। ठीक है, 8 से 10% अन्य घुले हुए पदार्थ हैं। ठीक है, तो इसमें 8% से अधिक, 8% से अधिक तो होते हैं कार्बनिक पदार्थ और 1% से कम, 1% से कम क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में भी प्रोटीन 7 से 8% है। ठीक है, प्रोटीन कौन कौन सी है ये हम आगे बात करेंगे। दूसरा है ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, तीसरा है वशीय अम्ल, ग्लिसरॉल। ठीक है, अगला है अमीनो अम्ल। ठीक है, अगला है यूरिया, यूरिक अम्ल। अगला है हार्मोन, एंजाइम। ठीक है, ये आपके कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में आपकी प्रोटीन, ग्लूकोज, वशीय अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, हार्मोन, एंजाइम आदि। ठीक है, ये हो गए आपके कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या होता है? Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+, ठीक है, SCO3- H2PO4, ठीक है, यानी ये है जल अपघट्य। ये जल अपघट्य पाए जाते हैं
अकार्बनिक पदार्थों में इसके अतिरिक्त गैस में क्या क्या है, CO2, N2, O2, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये पाई जाती है आपकी अकार्बनिक पदार्थों में, क्योंकि ये गैस है, ठीक है, ये है जल अपघट्य, ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे। इधर हम बात करें कार्बनिक पदार्थ में, प्रोटीन 7 से 8% कौन कौन सी होती है, देखिए यहां पर प्रोटीन है वो 4 प्रकार की है, एल्ब्यूमिन, दूसरी है ग्लोब्यूलिन, तीसरी है प्रोथ्रोम्बिन और अगली है फाइब्रिनोजन, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन है 4.5% पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन है 2.5% पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन 0.3% पाई जाती है और फाइब्रिनोजन है ये अल्प मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोटीन कौन कौन से हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। ग्लूकोज होता है वो केवल 0.1% होता है, ठीक है, 0.1%। वशिय अम्ल ग्लिसरॉल है ये 0.5% होते हैं, अमीनो अम्ल है 0.04% होता है, यूरिया यूरिक अम्ल है 0.04% होता है और हार्मोन एंजाइम ये भी अल्प मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कार्बनिक पदार्थ है वो कौन कौन से हैं और क्या क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है, आप प्लाज्मा को समझिए पहले, ये अपने आप समझ में आ जाएंगे प्लाज्मा क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। प्लाज्मा एक नींबू की शिकंजी की तरह, आपने नींबू की शिकंजी गर्मियों में पी होगी। नींबू की शिकंजी कैसे बनाते हैं आप ये दिमाग में लाओ, प्लाज्मा अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। नींबू की शिकंजी में सबसे ज्यादा क्या होता है, जल, यानी क्या करते हैं हम गिलास को लेकर के भर लेते हैं, ठीक है, चाहे उसमें बर्फ डाल लें वो भी एक जल का ही रूप है, ठीक है, चाहे उसको पानी से भर लें, तो 90 से 92% क्या ले लेते हैं उसमें, जल, ठीक है। उसके बाद उसमें फिर क्या डालेंगे, शक्कर, चीनी डालेंगे, क्या है वो कार्बनिक, ठीक है। तो आपने शक्कर डाला यानी कार्बनिक पदार्थ हो गया, ठीक है, यानी नींबू डाला, तो ये सारी चीजें आ रही हैं वो किसके अंदर आएंगी, नींबू डाला, नमक डाला, शक्कर डाली, ये सब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के रूप हो गए, ठीक है। यानी कहने का मतलब प्लाज्मा एक पीले रंग का द्रव होता है नींबू की शिकंजी की तरह, जिस तरीके से उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, जल होता है और अन्य घुले हुए पदार्थ होते हैं, शक्कर डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है, नींबू डालते हैं। इसी प्रकार से हमारे प्लाज्मा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए होते हैं, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, ग्लूकोज, वशिय अम्ल ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, यूरिया यूरिक अम्ल, हार्मोन एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और अकार्बनिक पदार्थ में जल अपघट्य हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, फॉस्फेट आयन, ये सब पाए जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ के रूप, ठीक है। अब मैं आपको आगे बता दूं कि ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो प्लाज्मा को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो आप यहां याद रखेंगे प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, हल्के पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें आप बोलोगे कि 90 से 92% जल और 8 से 10% अन्य घुले हुए पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों की बात करेंगे। कार्बनिक पदार्थ है ये इधर वाले हैं, कार्बनिक पदार्थ उधर है, इनको हम हटा देते हैं जिससे आप इनके कार्यों के बारे में जान सके कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रोटीन की बात बाद में करेंगे डिटेल में, ग्लूकोज के बारे में बता देता हूं कि ग्लूकोज क्या कार्य करता है। ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्य करता है ग्लूकोज, यानी आपको ऊर्जा देने का। आपके शरीर में आप भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी 50-40 किलो जितना भी खाना खा लेते हो आप, ठीक है कि नहीं, एक दिन में, ठीक है, जितना भी खाते हैं, 2-4 रोटी खाते होंगे,
तो उसमें जो भोजन है वो गया आपके शरीर में, ठीक है। अब शरीर में भोजन गया तो वो जाकर के लास्ट में टूट जाता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जाकर के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटेगा, ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र जो है वो क्या होता है C6H12O6, ठीक है। ये जाकर के ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो आपको ऊर्जा मिलती है और अन्य CO2 H2O बन जाते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा जो मिल रही है, तो इसलिए ये किसके रूप में कार्य कर रहा है, कोशिकीय ईंधन के रूप में, ठीक है। वसीय अम्ल ग्लिसरॉल है, ये आपको क्या देते हैं, पोषण, तो ये पोषक पदार्थ है, ठीक है। अमीनो अम्ल क्या है, ये भी पोषक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, पोषक पदार्थ, ठीक है। अमीनो अम्ल पोषक पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है। ये देखिए आपको यूरिया, यूरिक अम्ल, ये क्या है, ये आपके शरीर के लिए लाभदायक नहीं है भैया। यूरिया यूरिक अम्ल ये है उत्सर्जी पदार्थ, यानी इनको हमें शरीर से बाहर फेंकने की जरूरत है, ठीक है। तो उत्सर्जी पदार्थ है ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, इनको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, ठीक है। नीचे देखें हार्मोन एंजाइम, ये नियामक पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर में कार्य करते हैं। इनको जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, जैव उत्प्रेरक, यानी ये उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है, ठीक है। हार्मोन एंजाइम जैव उत्प्रेरक भी कहलाते हैं और ये नियामक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्य करेगा, वसीय अम्ल ग्लिसरॉल है पोषक पदार्थ, अमीनो अम्ल पोषण देंगे, ठीक है। यूरिया यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मिलेगा, इसको बाहर निकालना है। और हार्मोन एंजाइम है, ये जैव उत्प्रेरक के रूप में हमारे शरीर में कार्य करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं बात करने जो जा रहा हूं वो प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या क्या कार्य करती है हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, यहाँ पर दिमाग को लगाइए इधर, ठीक है। 100 में से 100 नंबर चाहिए तो दिमाग को कंसंट्रेट करके बिल्कुल एक जगह पर रखें, पढ़ाई पर ही रखें, ठीक है। इधर उधर नहीं, ऐसा नहीं कि बॉडी ब्रेन माइंड एब्सेंट, दिमाग कहीं और चल रहा है और बॉडी से वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा दिमाग फोकस करिए। देखिए तो यहाँ पर जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये 4.5% पाई जाती है। कार्य क्या करती है, रक्त को गाढ़ा बनाने का, रक्त गाढ़ा बनाना, यानी रक्त को गाढ़ा बनाने का कार्य करती है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन 4.5% होती है, इसके द्वारा रक्त को गाढ़ा बनाया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेंटेन ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP मेंटेन करती है, रक्त को गाढ़ा बनाती है, यानी रक्त में क्या करती है, सांद्रता बढ़ा देती है, गाढ़ा कर देती है उसको, रक्त को, ठीक है। ये प्रोटीन ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य करती है। अब क्या होगा, यदि इस प्रोटीन की हो जाए कमी, ठीक है, कमी हो गई किसकी, प्रोटीन की, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो गई, और कमी दो प्रकार से हो सकती है। दो प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो हो सकती है लीवर डैमेज होने से, लीवर डैमेज यानी यकृत खराब हो गया, ठीक है, यकृत के खराब होने पर। और दूसरा किडनी डैमेज होने से, ठीक है, यानी किडनी खराब हो गई, किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं, यानी वृक्क खराब हो गए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसकी कमी दो कंडीशन में हो सकती है, या तो किसी का लीवर खराब हो जाए, यकृत खराब हो जाए, या किसी का वृक्क किडनी खराब हो जाए। अब इन कंडीशन में क्या होगा कि जब ये खराब हो गए तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी और ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं होगी तो रक्त कैसा हो जाएगा, पतला, ठीक है, रक्त पतला हो जाएगा, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा,
तो इससे एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसे कहते हैं पिटिंग इडीमा। पिटिंग इडीमा, ठीक है, पिटिंग इडीमा, इसको हिंदी में बोलते हैं गड्ढा पड़ने वाली सूजन। गड्ढा पड़ने वाली सूजन, गड्ढा पड़ने वाली सूजन, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसका ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और कम होने से उसका रक्त है वो पतला हो जाएगा, पतला होने से उसे बीमारी हो जाएगी, उसका नाम है पिटिंग एडिमा। यानी कहने का मतलब यह है कि उसके हाथ पैर फूल जाएंगे। अब जैसे किसी ने यहां पर दबाया, किसी को पिटिंग एडिमा है, दबाओगे तो वहां पर थोड़े टाइम के लिए गड्ढा बन जाएगा, ठीक है, कुछ समय के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उस समय क्या है, क्योंकि उसमें तरल भरा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पिटिंग एडिमा यानी गड्ढा पड़ने वाली सूजन, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी हम बात करेंगे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बारे में, ठीक है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को बढ़ाती है, प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को बढ़ाने का कार्य करती है, इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हमारे शरीर में रहेगी तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत रहेगा, हमें बीमारियां उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को बढ़ाने का कार्य करती है। अब जो दो प्रोटीन बची हुई है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये क्या कार्य करती है, देखिए इनका दोनों का समान कार्य होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रक्त स्कंदन की क्रिया का कार्य करती हैं, ठीक है। यानी जब हमारे शरीर में किसी स्थान पर चोट लग जाती है और वहां से रक्त जब बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद उस स्थान पर गहरे लाल भूरे रंग का क्या बन जाता है, थक्का, यानी रक्त जमने लग जाता है, ठीक है, जिसे हम रक्त का थक्का कहते हैं। तो रक्त स्कंदन का कार्य करने में सहायता कौन सी प्रोटीन करती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। कैसे करती हैं, ये इसी चैप्टर में आगे हम आपको बताएंगे कि रक्त स्कंदन होता कैसे है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर केवल यही समझना है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो क्या कार्य कर रही है, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या कार्य कर रही है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या कार्य कर रही है, ठीक है। तो चारों प्रोटीन के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे, और कितनी मात्रा पाई जाती है ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं संगठित पदार्थों के बारे में, ठीक है। यानी प्लाज्मा कंप्लीट हो गया, संगठित पदार्थों के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि यदि हमने प्लाज्मा में से प्रोटीन को हटा दिया तो उसे क्या बोला जाएगा। आपको मैंने अभी बताया था कि प्लाज्मा में प्रोटीन है, ठीक है, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से हमने प्रोटीन को बाहर निकाल लिया, प्रोटीन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। यानी जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन रहित प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्रोटीन रहित प्लाज्मा। ऐसी कंडीशन आती है जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है, रक्त बाहर निकलता है और थक्का जम जाता है, तो उस स्थान पर आपने देखा होगा कुछ समय बाद तरल बाहर निकलता रहता है, पानी जैसा, यानी तरल निकलेगा पीले रंग का, ब्लड नहीं है वो, लेकिन तरल निकल रहा है। तो वो है क्या, वो है प्रोटीन रहित प्लाज्मा, ठीक है। यानी उसमें प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन उपयोग कर ली गई रक्त का थक्का बनाने में, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब वहीं पर बंद हो गए, बाहर निकलना बंद हो गया, तो बाहर क्या निकल रहा है, पानी, और पानी में घुले हुए पदार्थ, यानी कहने का मतलब प्लाज्मा, ठीक है। तो प्रोटीन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, क्या है वो, सीरम, ठीक है साहब। क्या निकल रहा है बाहर, सीरम निकल रहा है। आपसे कोई पूछे कि क्या बाहर निकलता है भाई, जब रक्त का धक्का बन जाता है तो उसके बाद में क्या बाहर निकलता है, सीरम, ठीक है। तो प्रोटीन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे संगठित पदार्थों के बारे में। संगठित पदार्थ हैं ये 45% हैं। संगठित पदार्थ में एरिथ्रोसाइट, दूसरा है ल्यूकोसाइट, तीसरा है थ्रोम्बोसाइट,
एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट को हम कहते हैं आरबीसी, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, ये रामगोपाल बायोलॉजी क्लासेस नहीं है, आरबीसी है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड, सी फॉर कॉर्पसल्स। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स एरिथ्रोसाइट। दूसरा है ल्यूकोसाइट, WBC। ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तीसरा है थ्रोम्बोसाइट, इसको प्लेटलेट बोलते हैं, पट्टिकाडु। ठीक है, हिंदी में आपको बताइए लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट यानी पट्टिकाडु। पट्टिकाडु इनको आप पढ़ोगे, तीनों के बारे में हम यहाँ पर बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट क्या होती है, ल्यूकोसाइट क्या होती है और थ्रोम्बोसाइट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट के बारे में। एरिथ्रोसाइट, इसको हम लाल रुधिर कणिका क्यों कहते हैं? लाल रुधिर कणिका। ठीक है, लाल रुधिर कणिका इसको क्यों कहा जाता है? देखिए, एरिथ्रोसाइट है यानी आरबीसी है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिका। ठीक है, यानी एरिथ्रोसाइट में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है, इसलिए इसे लाल रुधिर कणिका कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, इसके बाद में 120 दिन के बाद ये प्लीहा में मृत हो जाती है। ठीक है, इसलिए प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि 120 दिन के बाद में आरबीसी मृत हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और वो जाकर के आरबीसी प्लीहा में एकत्रित होने लगती हैं, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में इनकी जो संख्या है वो फीमेल में और मेल में अलग अलग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या नर में या मेल में होती है 52 लाख प्रति घन मिमी। ठीक है, और मादा में होती है, फीमेल में 47 लाख प्रति घन मिमी। ठीक है, तो इनकी संख्या अलग अलग है। 52 लाख प्रति घन मिमी यानी कहने का मतलब है पुरुष में ज्यादा आरबीसी पाई जाएंगी महिला की अपेक्षा। ठीक है, महिला में 47 लाख प्रति घन मिमी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इसकी जो आकृति होती है, आकृति होती है बाइकॉनकेव उभयावतल। ठीक है, याद रखना है बाइकॉनकेव। कई बार नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरबीसी की आकृति, और वहां पर उभयावतल, उभयोत्तल ऑप्शन भी ऐसे दिए जाते हैं सेम, तो आपको याद रखना है उभयावतल। ठीक है, उभयावतल आरबीसी की आकृति होती है। मनुष्य की स्तनधारी की आरबीसी में नहीं पाया जाता है केंद्रक। ठीक है, स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन यहां पर कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अपवाद है, ऊंट की प्रजाति का एक जानवर है लामा। ठीक है, लामा ये स्तनधारी जानवर है, लेकिन इसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये अपवाद है। ऊंट है, ऊंट की प्रजाति का एक जानवर होता है लामा, उसकी आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन ये होता स्तनधारी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए, जो आरबीसी है इसका निर्माण कहां पर होता है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, लेकिन आपको फिर से बता देते हैं। इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में।
ठीक है, यानी लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका हीमोग्लोबिन के कारण रंग लाल होता है, इसलिए इसे लाल रुद्रकणिका कहते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसके बाद ये पिलिया में मृत हो जाती है, इसलिए पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या मनुष्य नर में 52 लाख प्रति घन मिमी तथा मादा में 47 लाख प्रति घन मिमी होती है। इसकी आकृति व्यापतल होती है। स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऊंट की प्रजाति का एक जानवर लामा होता है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा इसमें हीमोग्लोबिन के बारे में। जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या है, ठीक है, इसका क्या होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है, इसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं हम। हीमोग्लोबिन, इसमें दो रूप होते हैं, हीम और ग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन बना होता है हीम और ग्लोबिन से। हीम, इसमें आयरन पाया जाता है, Fe2+ पाया जाता है। ठीक है, ग्लोबिन ये होती है प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, आयरन है। अब होगा क्या कि ये हीमोग्लोबिन होता है वो आगे जाकर के टूट जाता है हीम में और ग्लोबिन में। ठीक है, हीम और ग्लोबिन में टूट जाएगा तो जो आयरन बनेगा, ये आयरन है इसके अंदर है, बाहर आएगा, इसको तो यकृत में संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कर लिया जाएगा, यकृत में संग्रहित कर लिया जाएगा। प्रोटीन है, इसको अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, प्रोटीन को किसमें तोड़ देंगे, अमीनो अम्ल में। अब अमीनो अम्ल का आगे क्या कार्य है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो हीम का शेष भाग बचा हुआ है, एक तो आयरन हो गया, आयरन के अतिरिक्त जो अन्य भाग है उसको तोड़ दिया जाता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में। ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होते हैं पित्तवर्णक रंजक। ठीक है, पित्तवर्णक यानी रंजक है, कलर है, पीला रंग होता है इनका, इसके कारण इनको अपशिष्ट पदार्थ के साथ में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसके कारण मूत्र का रंग भी पीला होता है। ठीक है, अगर ये हमारे शरीर में जमने लग जाए तो पीलिया उत्पन्न हो जाता है, कॉर्निया है आंख की वो पीली हो जाती है, त्वचा का रंग पीला हो जाता है, तो इसलिए इनको बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो भाग होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम है वो दो भाग में टूटता है, आयरन में, आयरन को संग्रहित कर लिया जाता है यकृत में। ठीक है, दूसरा शेष भाग है उसे बिलीरुबिन बिलीवर्डिन में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये अपशिष्ट पदार्थ के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है। पित्तवर्णक होती है। ग्लोबिन प्रोटीन होती है, प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में जाता है। ठीक है, अमीनो अम्ल में टूट जाएगा। अमीनो अम्ल जो होता है वो यूरिया साइकिल से, यूरिया साइकिल यानी यूरिया चक्र, ठीक है, तो यूरिया साइकिल से परिवर्तित हो जाता है यूरिया में। ठीक है, और ये यूरिया साइकिल यानी यूरिया चक्र कहां चलता है, लीवर में, यानी यकृत। हमारे यकृत में यूरिया साइकिल चलती है जिसके कारण यूरिया का निर्माण होता है। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं वो आगे जाते हैं, ठीक है, लीवर में यूरिया साइकिल के द्वारा यूरिया परिवर्तित कर दिया जाता है, जिन्हें बाहर किडनी से रक्त को छान करके और मूत्र में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कार्य क्या करता है हमारे शरीर में, इसका कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन कार्य करता है गैसों के परिवहन में, गैसों के परिवहन यानी ले जाने लाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का अणु जो होता है वो गैसों के परिवहन का कार्य करता है। ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक लेके जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक लेके जाता है और CO2 को कोशिकाओं से बाहर लाता है। CO2 को कोशिकाओं से बाहर लाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से होगा
यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा गैसों का परिवहन होता है, हमारे फेफड़ों में श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन कौन जाती है, डिजोल्व होकर के ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में जो आरबीसी होती है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, वो पकड़ लेता है ऑक्सीजन के अणु को, ऑक्सीजन के अणु को लेकर के घूमता रहता है हमारे शरीर में, और जहां जिन कोशिकाओं को आवश्यकता होती है वहां ऑक्सीजन ले ली जाती है। और जब ऑक्सीजन लेने के बाद उपापचय क्रिया होती है, उपापचय क्रियाओं में CO2 बनती है, इस CO2 को वहां से कोशिका से ला करके छोड़ देता है हमारे फेफड़ों के पास, तो फेफड़ों के माध्यम से इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो CO2 को बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है, एक अणु हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु ले जा सकता है, वो मैं आपको बताऊं। हीमोग्लोबिन एक छोटी अल्टो गाड़ी की तरह होती है। ठीक है, आप अल्टो गाड़ी को दिमाग में लाइए, कितनी छोटी सी होती है, उस पर टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं, आराम से 4 लोग, 2 आगे 2 पीछे, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते। इसी तरीके से जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एक अणु केवल ऑक्सीजन के कितने अणु ले जा सकता है, 4। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का एक साथ परिवहन कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। ये जो हीमोग्लोबिन है इसको हम श्वसन रंजक भी बोलते हैं। श्वसन रंजक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये गैसों का परिवहन करता है। ठीक है, तो यहां पर एरिथ्रोसाइट समाप्त हो जाती है। इसके बाद में हम दूसरी बात करेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में। ठीक है, यानी ल्यूकोसाइट क्या है, WBC क्या होती है। दूसरा नंबर है ल्यूकोसाइट। इसको हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिका क्यों बोला जाता है, क्योंकि WBC में नहीं होता है हीमोग्लोबिन। RBC में हीमोग्लोबिन था लेकिन WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं। इसका नाम श्वेत होता है, ल्यूकोसाइट इसका नाम है। हीमोग्लोबिन इसमें पाया नहीं जाता है। इनकी संख्या की बात करें, संख्या इनकी 7000 प्रति घन मिमी होती है। स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जब मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा तो इसकी संख्या बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या 7000 प्रति घन मिमी होती है। RBC और WBC के अनुपात की हम बात करें तो इनका जो अनुपात है वो होता है 600:1। यानी कहने का मतलब ये है कि RBC की संख्या ज्यादा होती है WBC से। ठीक है, 600 गुना, तो 600:1 है RBC और WBC का अनुपात। इसमें RBC में केंद्रक नहीं था लेकिन WBC में क्या होता है, केंद्रक। WBC में केंद्रक पाया जाता है। इनका जीवन काल 4-5 दिन से लेकर, 4-5 दिन नहीं है, कम से कम 4-5 दिन है, 4-5 दिन से लेकर 120 दिन या इससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, तो 4-5 दिन से लेकर के कितना भी हो सकता है, 120 दिन या उससे भी अधिक हो सकता है। इनका जीवन काल, RBC का जीवन काल कितना था, 120 दिन था। इसका जीवन काल कम से कम है 4-5 दिन, कभी भी मृत्यु हो सकती है इसके बीच में। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की WBC है, उनका जीवन काल भी अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, तो इनका जीवन काल है 4-5 दिन से लेकर के 120 दिन तक। WBC है वो 2 प्रकार की होती है, कणिकाणु और दूसरी है अकणिकाणु, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। तो यानी आपको यहां तक WBC समझ में आ गई होगी। WBC क्या है, इसके जो प्रकार हैं उनको हम बात करेंगे यहां पर। तो इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बार। ठीक है, यानी WBC श्वेत रुधिर कणिका, ल्यूकोसाइट इसका नाम है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इनकी संख्या 7000 प्रति घन मिमी होती है। RBC तथा WBC का अनुपात 600:1 होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनका जीवन काल 4-5 दिन से लेकर 120 दिन या इससे भी अधिक होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है, कणिकाणु और अकणिकाणु, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो अब बात करेंगे इनके प्रकार के बारे में। WBC के प्रकार,
डब्ल्यूबीसी के प्रकार। देखिए डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कणिकाणु, ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी अकणिकाणु, ठीक है, एक ग्रेन्युलोसाइट। कणिकाणु है ये 3 प्रकार की होती हैं, अकणिकाणु है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कणिकाणु में न्यूट्रोफिल पहला नंबर, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये इसके 3 प्रकार हैं, ठीक है। और इसके प्रकार है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। देखिए पहले मैं आपको बताऊं कि कणिकाणु क्या है और अकणिकाणु क्या है। नाम थोड़ा इंग्लिश में देखिए, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट यानी ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स माने होता है कण, ठीक है। यानी कहने का मतलब ऐसी डब्ल्यूबीसी हैं जिनके कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाए? दानेदार संरचना पाई जाए, ठीक है। यानी दानेदार संरचना पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं कणिकाणु, ठीक है। एक ग्रेन्युलोसाइट, ए फॉर एब्सेंट, यानी कहने का मतलब ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव्य में क्या नहीं पाई जाए? दानेदार संरचना नहीं पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट यानी अकणिकाणु। एक बार फिर से रिपीट करें, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव्य में दानेदार संरचना पाई जाती है उन्हें हम कणिकाणु कहते हैं, और जिनके कोशिका द्रव्य में दानेदार संरचना नहीं पाई जाती है उन्हें अकणिकाणु कहते हैं, ठीक है। ये जो कणिकाणु है ये 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और अकणिकाणु है ये 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। तो इनके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। न्यूट्रोफिल क्या है, इसका कार्य क्या है, इओसिनोफिल क्या है, बेसोफिल क्या है, उसके बाद मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या है।